मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, बीए द्वितीय वर्ष, नाटक एवं रंगमंच। सर्वप्रथम नाटक का विवेचन हमें आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने 3 प्रकार की नाट्यशालाओं का उल्लेख किया। पहली चतुर-स्तर, दूसरी विकृष्ट और तीसरी त्रिस्तर। पहली चतुर-स्तर नाट्यशाला की विशेषता होती है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई समान होती है, अर्थात यह वर्गाकार होती है। दूसरी प्रकार की नाट्यशाला है विकृष्ट, जो आयताकार होती है, और तीसरे प्रकार की नाट्यशाला होती है त्रिस्तर, जो तिकोनी होती है। इन तीनों नाट्यशालाओं में विकृष्ट नाट्यशाला सर्वोत्तम मानी गई है, जो मनुष्य के लिए है। चतुर-स्तर नाट्यशाला देवों के लिए है और त्रिस्तर घरेलू दर्शकों के लिए उत्तम मानी गई है। हिंदी में रंगमंच या नाट्यशाला की दृष्टि से काफ़ी कार्य हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हमारे यहाँ परंपरागत लोक नाट्य शैलियाँ प्रचलित थी। इन लोक नाट्य शैलियों में गुजरात की भवाई शैली, महाराष्ट्र की तमाशा शैली, उत्तर प्रदेश का स्वांग और नौटंकी तथा राजस्थान का नाच और भांड प्रथा प्रचलित थी। मुगल काल में मौलाना गनीमत द्वारा रचित नौरंगे इश्क नाम का नाटक अभिनीत किया गया था। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समकालीन आगा हसन अमानत इनका उपनाम था आगा हसन का, आगा हसन अमानत का इंद्र सभा और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल अभिनीत किए गए। इंद्र सभा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था और उसकी जगह जगह पर उसका बार बार मंचन किया गया। यह एक सोमनाथ गुप्त जी ने, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने हिंदी का पहला रंगमंच नाटक इंद्र सभा को माना है। यह एक गीति नाट्य है जिसकी रचना 1853 ईस्वी में हुई। इसमें अश्लीलता भी आ गई है। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंदर सभा नाम का नाटक लिखा। जानकी मंगल में 1868 में बनारस थिएटर में जानकी मंगल का पहला अभिनय हुआ। जानकी मंगल नाटक जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था, उसका पहला मंचन 1868 में बनारस थिएटर में हुआ। इस प्रकार बंदर सभा और जानकी मंगल वे नाटक है जिनका अभिनय पारसी थिएटर कंपनियों से पहले ही हो चुका था। भारतेंदु युग में वाराणसी अभिनय का मुख्य केंद्र था। लेकिन उनसे पहले पारसी नाटक मंडलियों ने रंगमंच को अच्छी तरह से स्थापित कर दिया था। हिंदी रंगमंच की स्थापना पारसी नाटक कंपनियों द्वारा हुई। 1870 ईस्वी में एस.पी. फ्रॉम ने ओरिएंटल थियोरिटिकल कंपनी की स्थापना की। 1876 ईस्वी में
खुर्शेद जी भल्लेवाड़ा ने विक्टोरिया थेरेटिकल कंपनी स्थापित की तथा कावस जी खटाऊ ने अल्फ्रेड कंपनी की स्थापना की। खुर्शेद जी बल्लीवाला उसमें सबसे बड़ा अभिनेता था। उसकी कंपनी के लिए मुंशी विनायक प्रसाद ने विक्रम विलास, गोपीचंद और हरिश्चंद्र नाटक लिखे थे। खटाऊ की कंपनी के साथ मेहंदी हसन और नारायण प्रसाद बेताब भी बहुत प्रसिद्ध नाट्यकार और अभिनेता थे। पारसी कंपनी में हिंदी नाटकों को स्थान दिलाने का श्रेय बेताब को जाता है। 1890 ईस्वी में सोहराबजी और मोहम्मद अली ने न्यू अल्फ्रेड कंपनी की स्थापना की। इसके लिए राधेश्याम कथावाचक तथा आगा हसन कश्मीरी नाटक लिखते थे। ये दोनों विद्वान लेखक थे और इन्होंने नाटक लिखे किसके लिए? न्यू अल्फ्रेड कंपनी के लिए। कश्मीरी को, आगा हसन कश्मीरी को हिंदुस्तानी मोरलो की उपाधि दी गई। मोरलो एक नाटककार हुए पश्चिम के। कश्मीरी को हिंदुस्तानी मोरलो की उपाधि दी गई। इनके नाटकों में सीता वनवास, सूरदास और गंगावतरण मुख्य है। राधेश्याम कथावाचक ने मुख्यतः पौराणिक नाटक लिखे। उनका वीर अभिमन्यु नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इन पारसी नाटक मंडलियों का लक्ष्य सस्ती लोकप्रियता के लिए घटिया मनोरंजन प्रदान करना था। अस्वाभाविकता, भद्दापन, कुतूहल इनके नाटकों की मुख्य विशेषताएं थी। तुलसीदत्त सेदा भी इन्हीं कंपनियों से जुड़े हुए कलाकार थे। इन व्यावसायिक नाट्य मंडलियों के समानांतर अव्यावसायिक रंगमंच भी हिंदी में प्रारंभ हुआ और बहुत सी संस्थाएं निर्मित की गई। ऐसी संस्थाओं में काठियावाड़ की सूर विजय तथा मेरठ की व्याकुल भारत कंपनियां मुख्य है। सूर विजय कंपनी ने राधेश्याम कथावाचक के उषा अनिरुद्ध नाटक का अभिनय किया। यहाँ पर पारसी कंपनियों का भद्दापन नहीं था। हिंदी रंगमंच की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। उनके अनुसार अव्यावसायिक रंगमंच पर हिंदी का पहला अभिनय नाटक जानकी मंगल था। भारतेंदु के नाटकों का मंचन कानपुर में हुआ। कानपुर में रामनारायण त्रिपाठी इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय थे। भारत मनोरंजनी सभा नामक संस्था के संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र और एक रसिक समाज नाम से भी संस्था संचालित थी। भारतेंदु युग में वाराणसी अभिनय का मुख्य केंद्र था। यहाँ की कंपनियों में नागरी नाटक मंडली, काशी नाटक मंडली, कविता वर्धनी सभा और बनारस थिएटर मुख्य थे। जानकी मंगल नाटक को बनारस थिएटर ने ही अभिनीत किया, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई थी। हिंदी रंगमंच का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था इलाहाबाद। यहाँ 1878 में आर्य नाटक समाज की स्थापना हुई। इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक का मंचन किया गया। यहाँ रामलीला नाटक मंडली की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई। माधव शुक्ल ने हिंदी नाट्य समिति की स्थापना की। 1915 में इस नाट्य समिति ने महाभारत नाटक का मंचन किया। भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कलात्मकता, काव्यात्मकता, दर्शन और संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावना को महत्व दिया गया। उनके नाटक अनभिनयी है, अर्थात अभिनय के उचित योग्य नहीं है। ध्रुव स्वामिनी की रचना प्रसाद ने रंगमंच को ध्यान में रखकर की थी, किंतु बाद में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी सभी नाटकों को अभिनय रंगमंच पर सफलता प्राप्त हुई। अभिनयकर्ताओं में शांता गांधी, राम गोपाल बजाज और अरुण कुकरेजा मुख्य है, जिन्होंने
प्रसाद के नाटकों का मंचन किया। प्रसाद के बाद का काल रिक्तता का काल है। गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक रंगमंच और जीवन दोनों से अलग थलग रहे। मूनलाइट थिएटर के रूप में पारसी थिएटरों की परंपरा 1968 तक चलती रही, किंतु मुख्य रूप से उनका काल 1930 ईस्वी तक का ही है। 1951 में जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने कोणार्क नाटक लिखा, के कोणार्क नाटक से एक नई यात्रा शुरू हुई थी। इसी से नए नाटक का हिंदी में प्रारंभ माना जाता है। रंगमंच यहीं से सक्रिय हुआ। 1953 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई और 1956 में बंबई में पहले विश्व थिएटर सम्मेलन भारतीय नाट्य संघ के तत्वावधान में संपन्न हुआ। 1954 में धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग लिखा गया और 1958 में मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित हुआ। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई, जिसकी निर्देशक थी अब्राहिम अलकाजी। इस प्रकार छठा दशक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। आषाढ़ का एक दिन को सर्वप्रथम श्यामानंद जालान ने 1960 में कलकत्ता में प्रदर्शित किया। 1964 में अलकाजी ने अंधा युग का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्वातंत्र्योत्तर नाटक को नई दिशा देने में जन नाट्य संघ और पृथ्वी थिएटर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी थिएटर की स्थापना पृथ्वीराज कपूर ने की थी। इस थिएटर ने 4 नाटकों पठान, दीवार, गद्दार और कलाकार का संपूर्ण भारतवर्ष में मंचन किया। इसी ने नाटकों को हिंदी जगत में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार हिंदी नाटक की यात्रा काफ़ी दीर्घ रही है और व्यावसायिक रंगमंच से प्रारंभ होकर यह अव्यावसायिक रंगमंच की ओर बढ़ी। अब अपनी बात करते हैं नाटक के तत्वों पर। यह नाटक और अन्य विधाओं, साहित्यिक विधाओं में पृथकता पर। नाटक को काव्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, संस्कृत की एक उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्य में नाटक सर्वाधिक रम्य है। तो नाटक सर्वाधिक रम्य क्यों है? पहली बात तो यह स्पष्ट हो कि काव्य का अर्थ क्या है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य से तात्पर्य कविता से नहीं है, अभी तो समस्त ललित साहित्य से है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित होते हैं। उस गद्य और पद्य रूपबद्ध ललित साहित्य में नाटक को सर्वाधिक रम्य अर्थात सर्वाधिक श्रेष्ठ काव्य रूप कहा गया है। इसका कारण यह है कि नाटक में केवल शब्द ही सम्मिलित नहीं होते, अपितु चित्रकला, संगीत कला और अन्य जो विधाएं हैं कलाओं की, वे सब उसमें सम्मिलित हो जाती है। दूसरे अन्य विधाएं जैसे कविता, कहानी हम पढ़ या सुन सकते हैं, जबकि नाटक को हम देख भी सकते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता है ये। अन्य विधाओं का आरंभ या अन्य विधाओं का माध्यम कहें हम, माध्यम केवल शब्द है, जबकि नाटक का माध्यम रूप भी होता है। नाटक में हम चीज़ों को साक्षात देख सकते हैं। नाटक में कल्पना का उतना योग नहीं होता। क्यों? कि नाटक को हम प्रत्यक्ष मंच पर घटित होते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी साहित्यिक विधाओं में हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। अर्थ की सिद्धि के लिए पाठक को कल्पनाशील होना पड़ता है, इसी से वह अर्थ ग्रहण कर पाता है। अन्य विधाओं में लेखक सीधे अपने विचारों का वर्णन करता है। कई बार वह अपनी बात सीधी भी रख देता है।
उपन्यास और कहानी में उसके पास ये अवसर रहता है कि वो अपनी बात रखे, और कविता में तो वो सीधी बात रखता ही है, किंतु नाटक में इस प्रकार का अवसर नाटककार को नहीं मिलता। नाटककार अपने पात्रों के माध्यम से या संवादों के माध्यम से ही अपनी बात पाठकों और दर्शकों के सम्मुख रखता है। अन्य विधाएं केवल पाठ्य विधाएं हैं या श्रव्य विधाएं हैं, जबकि नाटक पाठ्य भी है, श्रव्य भी है, और सबसे बड़ी बात कि यह दृश्य विधा भी है, इसको देखा जा सकता है। इसलिए काव्य में नाटक को सर्वाधिक रम्य माना गया है। भारतीय दृष्टि से नाटक के 3 तत्व माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस। 3 तत्व है। वस्तु कहते हैं कथानक को, घटनाओं या कार्य व्यापार की योजनाएं कथानक के रूप में हमारे सामने आती है। ये कथानक या कथा वस्तु 3 प्रकार का हो सकता है नाटक में। प्रख्यात अर्थात ऐतिहासिक या पुराणों से लिया हुआ, उत्पाद्य अर्थात काल्पनिक जो पूर्णतः कल्पना पर आधारित हो, और तीसरा कथानक होता है मिश्र अर्थात जिसमें इतिहास भी हो और कल्पना का युग भी हो। पूरी कथा जो होती है नाटक में वो मुख्य कथा कहलाती है, जो नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक या नायक जिसका प्रतिनिधित्व करता है कथा का, वह कथा मुख्य कथा कहलाती है। और उसके समानांतर नाटक में कुछ गौण कथाएं भी चलती है जिसको हम प्रासंगिक कथा कहते हैं। और ये प्रासंगिक कथाएं पताका और प्रकरी के रूप में रहती है। पताका वह प्रासंगिक कथा होती है जो मुख्य कथा के साथ साथ पूरे क्रिया व्यापार में चलती है, और प्रकरी वह होती है जो मुख्य कथा के बीच बीच में आती है और मुख्य कथा को थोड़ा विकास प्रदान करके वह कथा समाप्त हो जाती है। उस कथा को गति प्रदान करके अपना योगदान देके वह कथा जो यदि समाप्त हो जाए तो वह प्रकरी प्रासंगिक कथा कहलाती है। नाटक की कथा वस्तु में 5 कार्य अवस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये 5 कार्य अवस्थाएं है प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। प्रारंभ में कथा का सूत्रपात होता है। प्रयत्न वह होता है जब नायक फल के लिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना शुरू करता है। प्राप्त्याशा होती है जब नायक को थोड़ी आशा बंधती है कि हाँ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और फिर नियताप्ति का अर्थ है जब कार्य सिद्धि नियत हो जाती है, मन में आश्वस्ति का भाव आ जाता है। और 5वां है फलागम, जब वह फल की प्राप्ति करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों में से किसी एक फल की प्राप्ति जब उसे होती है तो कथा का अंत भी उसके साथ हो जाता है। नाटक की कथा वस्तु में 5 संधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो कथा वस्तु बीच बीच में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। वो कथा वस्तु में उस कथा वस्तु में संधियां जैसे मुख संधि, प्रतिमुख संधि, विमर्श, निर्वहन संधि, इस प्रकार की 5 संधियां नाटक की कथा वस्तु में रहती है। इन 5 संधियों के समरूप या कार्य अवस्थाओं के समरूप पश्चिम में 6 कार्य की अवस्थाएं कही गई है। पश्चिम की विशेषता है कि कथानक में संघर्ष को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए संघर्ष का संकेत पहला जो अवस्था है, पहली जो अवस्था है एक्सपोजिशन कहते हैं उसको, फिर है सूत्रपात, फिर संघर्ष की चरम सीमा, फिर संघर्ष का अवसान की ओर बढ़ना और फिर दुखद अंत। भारतीय नाटक जहाँ सुखांत होते हैं, पश्चिम के नाटक दुखांत होते हैं, ट्रेजिक की स्थिति होती है। दोनों में इस प्रकार का एक भेद है। दूसरा तत्व है नेता। नेता का अर्थ है अभिनेता, जो कथा वस्तु का संवादों के माध्यम से, अपने वेशभूषा के माध्यम से जो अभिनय करता है,
मंच रंगमंच पर जो कथा वस्तु को साकार करता है उसको अभिनेता कहते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनेताओं के 4 प्रकार, नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं। अभिनेता कई प्रकार के होते हैं, जैसे नायक है, नायिका है, उसमें अन्य अन्य पात्र भी आते हैं, उसमें एक विदूषक भी होता है अभिनेताओं में। तो पहला है नायक। नायक धीरोदात्त होना चाहिए, धीर ललित हो सकता है, धीर प्रशांत और धीरोदत्त भी हो सकता है। श्रेष्ठ नायक धीरोदात्त श्रेणी का माना गया है और निकृष्ट नायक धीरोदत्त श्रेणी का, जो उद्दंड, जो अभिमानी, जो वाचाल, इस प्रकार के जो कार्यों वाला और विचारों वाला व्यक्ति होता है वो धीरोदत्त श्रेणी में आता है। धीर ललित नायक होता है, जो कला प्रेमी नायक होता है वह धीर ललित होता है। धीर प्रशांत, जिसमें जो क्षत्रिय कुल का तो हो सकता है, किंतु जिसमें कलात्मकता और जिसमें अन्य सामान्य मानव की कमजोरियां भी रहती है, वे धीर प्रशांत नायक कहे जाते हैं। लेकिन आज के नाटकों में ये नायक के ये 4 रूप समुचित रूप से घटित नहीं होते और आम आदमी को नाटक का नायक बनाया जाता है। नायक की सहगामी होती है नायिका, अर्थात वो उसके कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने में नायक के साथ रहती है। और एक पात्र उसमें होता है विदूषक, जो नाटक में नायक का सहायक माना जाता है और हंसाने और गंभीर परिस्थितियों को हल्का फुल्का करने में सहायक होता है। और बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति भी होता है। ये अपनी बातों से इस प्रकार के संकेत करता है जिसके निहितार्थ कुछ भिन्न होते हैं। नाटक में रस महत्वपूर्ण होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में 9 रस कहे गए हैं। 9 रसों में से नाटक में श्रृंगार, वीर या शांत, इन तीनों रसों में से एक रस अंगी रस कहलाता है या प्रधान रस उसमें होना चाहिए, और शेष रस जितने भी हैं वे सभी अंगभूत रस के रूप में नियोजित होते हों। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय नाट्य शास्त्र में कही है। भाषा, नाटक की भाषा बिल्कुल सरल और हर व्यक्ति के समझ में आने वाली होनी चाहिए। वह भाषा दुरूह नहीं होनी चाहिए। उस भाषा में लाक्षणिकता, मुहावरा या कहें कि सांकेतिकता हो तो अधिक प्रभावी नाटक बनता है। देश काल, ये महत्वपूर्ण है, देश काल और परिवेश। प्राचीन काल में नाटक जब यूनान में खेले जाते थे तो आमतौर पर सालों तक वो नाटक चलते थे, क्योंकि उनका कार्य व्यापार बहुत विस्तृत होता था। सैकड़ों सालों तक चलने वाले राज्य कालों का वर्णन उसमें होता था। एक राजा जितने वर्ष शासन करता था वो उतने ही समय तक वो नाटक भी चलता था। तो इस प्रकार से समय, स्थान और कार्य, इन तीनों में एक प्रकार का सामंजस्य होना जरूरी था, जिसको हम संकलन त्रय कहते थे। इन तीनों में आपस में समन्वय आवश्यकता। जितनी घटनाएं एक समय में घटित हो सकती है उतनी ही घटनाओं को दिखाया जाए, और जिस स्थान पर घटनाएं संभाव्य हो सकती है उस स्थान का उतना ही वर्णन किया जाए। पर्दे को बाद में बदल दिया जाता था। इसी प्रकार से कार्य जो है, कार्य भी उतना ही घटित होता दिखाया जाए जो समय और स्थान के अनुरूप। तो इस प्रकार से संकलन त्रय प्राचीन नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। छठा जो तत्व है वह है संवाद। संवाद नाटक के प्राण तत्व होते हैं। संवादों के माध्यम से ही नाटककार को अपनी बात रखनी होती है। तो संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। नाटक के संवादों की विशेषता है कि वे संक्षिप्त होने चाहिए और सरल होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए और व्यंजनागर भी होने चाहिए। इस प्रकार के जो संवाद है वो नाटक
को अधिक प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। कुछ संवाद अभिनेता इस प्रकार के बोलता है कि वो सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए होते हैं, जबकि कुछ संवाद ऐसे भी वो बोलता है कि वो नियत श्राव्य होते हैं, अर्थात कुछ ही लोगों को सुनाने के लिए कहे जाते हैं। तो जिन श्रोताओं और दर्शकों को नहीं सुनाना होता है उनकी तरफ अभिनेता 3 अंगुलियां या 2 उंगलियां कर देता था, जिसका तात्पर्य यह लिया जाता था कि मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा और दूसरे लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। अभिनय अभिनेता का प्राण तत्व है। अभिनय 4 प्रकार का माना गया है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का अर्थ है अंग संचालन से नाटक में अभिनेता या नट अपने कुशल शारीरिक अंगों के प्रदर्शन से विषय वस्तु को साकार करता है। दूसरा अभिनय होता है वाचिक, जिस वाणी के माध्यम से जैसे संवाद बोलता है वह, तो वो वाचिक अभिनय होता है। वह राम की भाषा बोलता है, राम की तरह बोलता है। तीसरा है आहार्य। आहार्य का अर्थ है वेशभूषा। नाटक के पात्र की वेशभूषा भी वेशभूषा के अनुरूप, नाटक के पात्र की वेशभूषा के अनुरूप ही अभिनेता की वेशभूषा होनी चाहिए। जैसे सन्यासी है तो सन्यासी की वेशभूषा गेरुए भगवा वस्त्र पहने हुए होना चाहिए, तो उस प्रकार का वह अभिनय कर पाता है। और चौथा जो अभिनय होता है सात्विक, वह महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अभिनेता अंतः स्थित भावों को अर्थात भीतरी भावों को जब अपने मनोभावों को वह चेहरे पर लाकर प्रदर्शित कर देता है तो वह सात्विक अभिनय कहलाता है। जैसे हर्ष है तो हर्ष को व्यक्त करते समय उसका चेहरा खिल उठता है। जैसे भय है तो भय को प्रकट करते समय उसके चेहरे पर भय का भाव आना चाहिए। इसी प्रकार से लज्जा है तो लज्जा उसके शरीर से झलकनी चाहिए, उसके मुख में उस लज्जा का अनुभव होना चाहिए। तो यह सात्विक अनुभव ही सात्विक अभिनय के माध्यम से प्रकट होते हैं। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 नाट्य तत्व कहे गए हैं: वस्तु, नेता और रस। लेकिन भारतीय और पश्चिमी नाट्य पद्धतियों दोनों को मिलाने से ये 7 प्रकार के तत्व प्रकट होते हैं जो नाटक विधा को पूर्णतः परिभाषित करते हैं। धन्यवाद।